Hello everyone, welcome to my channel. In today's video we will discuss all the tools and techniques that is being used for analyzing financial statements. Generally financial statements तो हमने last video में डिस्कस किया है. If you have any doubt तो मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी. बट इन टुडेज़ वीडियो वी विल डिस्कस कौन सी टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिससे कंपनी के जो रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, कंपनी के जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से रिलेटेड रिटन रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको एनालाइज करने के लिए किस टूल्स एंड टेक्निक्स का जनरली यूज़र्स यूज़ करते हैं, यूज़र्स इस्तेमाल करते हैं. इन टुडेज़ वीडियो आई ट्राई टू कवर व्हाट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस, किस तरीके से या किसको हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस कहते हैं, एंड व्हाट आर द टेक्निक्स, we can say what are the tools that is being used by bankers, investors, government agencies, rating agencies for analyzing the financial statements. Generally उन टूल में से जो इम्पॉर्टेंट टूल्स हैं वो हैं फंड फ्लो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड ट्रेंड एनालिसिस. दीज आर मेन 4 tools that is being used by various users who is interested in knowing the financial position of a company may use these tools as a base, जिसके थ्रू वो कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ, वीकनेसेस और कंपनी के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के बारे में एनालाइज करते हैं. नेक्स्ट वी विल डिस्कस इज व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इसकी क्या लिमिटेशंस हैं, किन किन चीज़ों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंसिडर नहीं कर सकते, इसलिए किस लेवल तक हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस पे रिले कर सकते हैं. वी विल डिस्कस ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल. प्लीज़ वॉच दिस वीडियो. दिस टॉपिक इज़ वेरी यूजफुल फॉर JIB, CIB एज वेल एज एवरी काइंड ऑफ बैंक प्रमोशन एग्जामिनेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि जो भी बैंक्स, जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट एजेंसीज़ हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अगर इंटरेस्टेड हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस करते हैं, तो वो जनरली क्या जानना चाहते हैं. They generally wants to use this financial statement to evaluate the ऑर्गेनाइजेशन की, कंपनी की वो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, प्रेजेंट टाइम में कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन एज वेल एज प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर परफॉर्मेंस. इन तीनों चीज़ों को जानने के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को इवेल्युएट किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज किया जाता है. नेक्स्ट जो मेन रीज़न होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस का, वो होता है मीन्स इट इज़ बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी बेसिक मीन टू कंपेयर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद इन द कंपनी, बिटवीन द कंपनी, और वी कैन से इन इंडस्ट्री, कंपनी टू कंपनी को हम इजली कंपेयर कर सकते हैं. मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस कंपनी के परफॉर्मेंस को इवेलुएट, पोजीशन को जानने के लिए, एज वेल एज कंपनी के एक कंपनी से दूसरे कंपनी में कंपैरिजन करने के लिए भी यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट, टू अप्लाई एनालिटिकल टूल्स एंड टेक्निक्स टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू ऑब्टेन यूजफुल इंफॉर्मेशन टू एड इन डिसीजन मेकिंग. नेचुरली कंपनी या फिर हम कह सकते हैं बैंकर्स, इन्वेस्टर्स, गवर्नमेंट एजेंसीज कहीं ना कहीं अगर कंपनी को फंड प्रोवाइड करती हैं तो दे डेफिनेटली वांट टू नो कि कंपनी किस डायरेक्शन में आने वाले सालों में मूव करेगी, एंड विद द हेल्प ऑफ दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दे कैन ईजिली केम इन अ पोजीशन टू नो कि कंपनी कैसा काम कर रही है और कंपनी के आने वाले सालों में क्या परफॉर्मेंस होगा, और उससे रिलेटेड कंपनी खुद भी डिसीजंस ले सकती है, कंपनी खुद भी एक्सपेंशन, कॉन्ट्रैक्शन के डिसीजंस को ले सकती है, या हम कह सकते हैं कि बैंक से डिसीजंस ले सकते हैं कि उनको उस पर्टिकुलर कंपनी को लोन्स या एडवांसेस देने चाहिए या नहीं. तो ये सारी चीज़ें विद द हेल्प ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस वन कैन ईजिली डू. तो क्या क्या पर्पसेस हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के? इवेल्युएट द ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस, then we can compare company to company, and we can take decision for the company in a very better manner once we analyze the financial statements in a better way. अब next we will discuss कि financial statements analysis होती क्या है. Financial statement analysis will help the business owners and other interested people to analyze the detailed financial statement to provide the better information about success, key factors for decision making and ultimate business survival. मतलब किस लेवल तक बिजनेस का सक्सेस रेट कैसा है, बिजनेस में क्या क्या डिसीजंस और लिए जा सकते हैं, और बिजनेस को किस तरीके से बिजनेस किस डायरेक्शन में आने वाले सालों में मूव कर सकता है, इसको ही हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बेसिस पे आइडेंटिफाई
कर सकते हैं। नेक्स्ट वी कैन से द पर्पस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज टू असेस द फाइनेंशियल हेल्थ एंड परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल हेल्थ की हम बात करें तो कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किस तरीके की है, कंपनी किस वे में मूव कर रही है, इसको भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बेसिस पे इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कंसिस्ट ऑफ द कंपैरिजन फॉर some companies over period of time and comparison of different companies either in same industry or different industry। मतलब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एनालिसिस के बेसिस पे इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर ईजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। व्हाट इज़ द सर्वाइवल रेट ऑफ द कंपनी, what are the main changes that may be possible in the company, how the company is doing as compared to other companies, and what is the future prospect of the company। मतलब we can identify present as well as future prospects of the company in a very better manner if we analyze the financial statements of a company in a very factual way। Next we will discuss is financial statement analysis definitely help in identifying the past, present as well as future performance of the company, and it may also assist the organization for taking decision related with growth, quality, persistence, we can say terms of power, and the company can take various decisions on the basis of proper studying the present financial position of the company। Now we will discuss what all techniques the company is being used to analyze the financial position of any company। बेसिकली बैंक्स की अगर हम बात करें या किसी भी अंडरटेकिंग की, तो बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं जिसको वो यूज़ करते हैं, जिसको वो अप्लाई करते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में जो इन्फॉर्मेशन दिए होते हैं उन स्टेटमेंट्स के अमाउंट को यूज़ करके उन स्टेटमेंट्स के बेसिस पे ही ये स्टेटमेंट्स को एनालाइज किए जाते हैं इन डिफरेंट वे, वी कैन से डिफरेंट मैनर। फर्स्ट इज फंड फ्लो एनालिसिस। दिस इज अ टूल्स यूज्ड फॉर एनालाइजिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। Fund flow analysis deals with detailed source and application of fund of the business concerned for a specific period of time। Fund flow analysis में sources of fund and uses of fund को हम identify करते हैं। मतलब कंपनी के पास क्या क्या sources हैं, कहाँ कहाँ से कंपनी को पैसे मिल रहे हैं या कंपनी फंड कलेक्ट कर रही है अपने बिजनेस के लिए, एज वेल एज कहाँ कहाँ पे फंड को कंपनी यूटिलाइज कर रही है। तो फंड फ्लो एनालिसिस में जनरली हम सोर्सेज ऑफ फंड और कंपनी के यूजेज ऑफ फंड को ही प्रेजेंट करते हैं। इट इंडिकेट्स वेयर फंड केम फ्रॉम एंड हाउ दे आर यूज ड्यूरिंग अ पीरियड ऑफ टाइम। इट हाईलाइट्स द चेंजेस इन फाइनेंशियल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। मतलब जो सोर्सेज से कंपनी के पास फंड पहले आ रहे थे कि अभी भी उन्हीं सोर्सेज से आ रहे हैं, कंपनी ने कुछ सोर्सेज में चेंज किए हैं। सोर्सेज में अगर चेंज किए हैं तो नेचुरली उनका कोई ना कोई पर्टिकुलर रीज़न होगा, तो व्हाट आर रीजंस बिहाइंड दैट, ये सारी चीज़ें हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। If short-term sources are more than short-term uses, it may be desirable to use idle fund for up to certain extent। अगर मान लीजिए कि कंपनी के पास शॉर्ट टर्म सोर्सेज, मतलब शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास बहुत ज़्यादा फंड्स आ रहा है और कंपनी उन शॉर्ट टर्म में उतने फंड्स का यूटिलाइज नहीं कर पा रही, तो डेफिनेटली कंपनी के पास आइडल फंड या वो फंड जो कंपनी अभी यूज़ नहीं कर रही है वो उस तरीके का फ़ंड कंपनी के पास अवेलेबल है। तो चूँकि कंपनी में फ़ंड जब तक फ्लो नहीं करेगा तब तक कंपनी जो है वो अच्छा वर्क नहीं करेगी। तो कंपनी को कहीं पे भी अपने पास आइडल फंड रखना बहुत इफ़ेक्टिव डिसीजन नहीं होता, इसलिए जो भी आइडल फंड है उसको कंपनी को कहीं ना कहीं प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन करना होता है। तो अगर ऐसा कहीं पे है, मतलब शॉर्ट टर्म सोर्सेज ज़्यादा हैं और शॉर्ट टर्म यूजेस कम है, तो कंपनी उन आइडल फंड्स को किसी और जगह पे लगा करके वहाँ से कंपनी प्रॉफिट जनरेट कर सकती है। तो दिस इज़ नोन एज एन फंड फ्लो एनालिसिस। नेक्स्ट इज रेशियो एनालिसिस। Ratio analysis is an attempt of developing meaningful relation between individual items in a balance sheet or profit and loss account. Ratio analysis is not only useful to internal parties of business concerned, but generally it is also useful to external parties. रेशियो एनालिसिस जनरली हाईलाइट करते हैं लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी एज वेल एज कैपिटल गियरिंग ऑफ अ कंपनी। जनरली जो रेशियो एनालिसिस होती है, दिस इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस टेक्निक। इस टेक्निक्स में जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, मीन्स वी कैन से बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो भी अमाउंट प्रेजेंट होते हैं, उन अमाउंट के बेसिस पे कुछ पर्टिकुलर रेशियोज़ निकाले जाते हैं। कुछ पर्टिकुलर रेशियोज़ के बेसिस पे
कंपनी की फाइनेंशियल स्ट्रेंथ और फाइनेंशियल वीकनेसेस को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो एंड कैपिटल गियरिंग रेशियो, ये 4 तरीके के रेशियोज़ होते हैं। इसमें भी बहुत सारे अलग अलग रेशियोज़ होते हैं, जैसे हम कह सकते हैं करंट रेशियो, क्विक एसेट्स रेशियो, कैपिटल टू एसेट्स रेशियो, डेटर्स टर्नओवर रेशियो। मीन्स वी हैव अ लॉट ऑफ रेशियोज़ एंड डिपेंड अपॉन द रिक्वायरमेंट। इसके जो भी रेशियो एनालिसिस कंपनीज की जाती है, वो बैंक्स या हम जो भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस किसी भी कंपनी के अगर रेशियो के एनालिसिस करना चाहते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एनालिसिस करना चाहते हैं विद द हेल्प ऑफ रेशियो एनालिसिस, तो अकॉर्डिंग टू देयर नीड वो इनमें से कोई भी रेशियो को अडॉप्ट कर सकते हैं, किसी भी रेशियो को निकाल करके फाइंड आउट करके, और फिर कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस के बारे में आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बेसिकली जो रेशियो एनालिसिस होता है, ये रेशियो एनालिसिस डायरेक्टली कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को पॉइंट आउट करते हैं, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ रेशियोज वी कैन फ्रीक्वेंटली वी कैन से एंड अंडरस्टैंड द एक्चुअल पोजीशन ऑफ द कंपनी। जैसे मान लीजिए कंपनी की करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज़ 1:1 मीन्स वन करंट की है और 1 लायबिलिटीज़ की है, तो 1:1 का रेशियो है, तो इसका मतलब है करंट एसेट्स इक्वल टू करंट लायबिलिटीज़। तो दिस इज़ जनरली वी कंसिडर अ गुड सिचुएशन फॉर द कंपनी। कंपनी के पास ना तो एसेट्स बहुत ज़्यादा होनी चाहिए और ना ही लायबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। एसेट्स ज़्यादा होती है तो फिर भी हम ये भी कंसिडर कर सकते हैं कि फॉर अ शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम इट मे बी पॉसिबल कि कंपनी के पास करंट एसेट्स ज़्यादा है, मतलब इट मे बी 1.5:1 का रेशियो हो सकता है। एसेट्स 1.5 है, रेशियो 1 है लायबिलिटी का। तो इसका ये मतलब है कि कंपनी की जो भी एसेट्स हैं वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू लायबिलिटीज़, तो कंपनी उन एसेट्स का किसी दूसरी जगह प्रोडक्टिव यूटिलाइजेशन करके कंपनी अदर फर्दर भी अर्न कर सकती है। बट द आइडियल करंट रेशियो इज़ 1:1, तो एसेट्स लायबिलिटी इक्वल होनी चाहिए। तो इस तरीके से ये बहुत सारे रेशियोज़ होते हैं, और अकॉर्डिंग टू दीज रेशियोज़ वी कैन फ्रीक्वेंटली आइडेंटिफाई द एक्चुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द कंपनी। Next one is common size statement. Common size statement is also a very important financial statement. इसमें जनरली एक वर्टिकल कह सकते हैं वर्टिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू फाइनेंशियल इंफॉर्मेशंस को यूज़ करके प्रिपेयर किया जाता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसमें जनरली रुपी को जो भी ट्रांजेक्शन्स या जो भी वैल्यू होती है उसको हम रुपी के फॉर्म में कंसिडर नहीं करते हैं। मतलब इन कॉमन साइज स्टेटमेंट वी जनरली यूज़ परसेंटेज इन कंसिडरेशन फॉर प्रिपेयरिंग कॉमन साइज स्टेटमेंट। जो भी हम कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं इसमें हम परसेंटेज को कंसिडर करते हैं, और जनरली हम टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज़ और टोटल सेल को 100 एक्सपेक्ट करते हैं, और उस 100 में से किस जगह पे कितना यूज़ हुआ उसको हम उस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं। मतलब अ कॉमन साइज स्टेटमेंट शो द रिलेशन ऑफ ईच कंपोनेंट्स टू द होल। हर एक कंपोनेंट है, मतलब सेल हुआ तो कितना सेल पर्टिकुलरली किस डिपार्टमेंट से हुआ, कितना सेल से कितना अर्निंग हुआ, कितने सेल पे कितना कॉस्ट लगा। अकॉर्डिंग टू दीज थिंग्स वी कैन एनालाइज और वी कैन प्रिपेयर द स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द कंपनी। सेपरेट स्टेटमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज अ कॉमन साइज स्टेटमेंट एंड फॉर बैलेंस शीट एज अ कॉमन साइज स्टेटमेंट। जो भी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है उसका एक सेपरेट कॉमन साइज स्टेटमेंट बनता है। वहीं अगर कंपनी की हम बैलेंस शीट की बात करें तो बैलेंस शीट का भी एक अलग कॉमन साइज स्टेटमेंट बनता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट हम हर एक पर्टिकुलर्स का अलग अलग आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि उस पर्टिकुलर पॉइंट का सेल से कितना रिलेशन। जैसे हम देख लें, अगर वेजेस की बात करें या सैलरीज़ की बात करें, सैलरीज़ का सेल से कितना रिलेशन है, मतलब जो भी सेल्स से कंपनी को अर्न हो रहा है उसका कितना पार्ट कंपनी सैलरी के फॉर्म में दे रही है। तो वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई विद द हेल्प ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट, क्योंकि इसमें सारा कुछ हम परसेंटेज के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो अगर 100 यूनिट का सेल हुआ है या 100 का सेल हुआ है तो उसमें हम देखेंगे कि हमने सैलरी के फॉर्म में उस सेल से कितना पे कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू दैट वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई द रिलेशन बिटवीन द सैलरी एज वेल एज द सेल कंपोनेंट। तो इस तरीके से हम कॉमन साइज स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते हैं और यूज़ करते हैं फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। नेक्स्ट वन इज ट्रेंड एनालिसिस। ट्रेंड इज इटसेल्फ विद द नेम क्लियर। ट्रेंड का मतलब होता है कि किस डायरेक्शन में कोई भी चीज़ मूव कर रही है। द रेशियो ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ वेरियस पीरियड आर फाइंड आउट एंड देन कंपेयर्ड अंडर दिस एनालिसिस। बहुत सारे जो आइटम्स होते हैं जो भी अलग अलग पीरियड के, उनको जनरली आइडेंटिफाई करके फिर उसका कंपैरिजन किया जाता है। द एनालिसिस ऑफ द रेशियोज ओवर अ पीरियड ऑफ ईयर्स गिवन एन आइडिया
वट एवर द बिजनेस कंसर्न इज ट्रेंडिंग अपवर्ड और डाउनवर्ड, मतलब जनरली इसमें हम बिजनेस के ट्रेंड को देखते हैं, बिजनेस हमारा जो है वो अपवर्ड की तरफ मूव कर रहा है या बिजनेस हमारा जो है वो डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रहा है। तो इसके बेसिस पे आइडेंटिफाई करते हैं कि आने वाले टाइम में कंपनी की पोजीशन किस तरह की होगी, कंपनी किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो रेशियो एनालिसिस में जनरली हमने डिस्कस कर लिया कि कौन कौन से रेशियोज़ का यूज़ किए जाते हैं, और वहीं हमने अगर कॉमन साइज स्टेटमेंट में भी देख लिया कि किस तरीके से हम कॉमन साइज स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं, किस तरीके से हम अपने ट्रेंड एनालिसिस को यूज़ करते फॉर एनालाइजिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जनरली हमने 4 टाइप्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के बेसिस को कंसिडर किया है आज के वीडियो में। फर्स्ट वन इज़ फंड फ्लो एनालिसिस, जो कि कंपनी के फ्लो ऑफ फंड को बताती है, कंपनी के सोर्सेज ऑफ फंड एज वेल एज कंपनी की यूटिलाइजेशन ऑफ फंड पे मेन फोकस होता है फंड फ्लो एनालिसिस का। वहीं हम बात करें अगर रेशियो एनालिसिस का, तो कंपनी की लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, कैपिटल गियरिंग रेशियोज़ को कंसिडर करती है रेशियो एनालिसिस, और कंपनी की एक्चुअल फाइनेंस, एक्चुअल स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को आइडेंटिफाई करती है इन द टर्म्स ऑफ रेशियोज़। दूसरी हम बात करते हैं अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस की, तो हमारा थर्ड वन जो टेक्निक था दैट इज़ कॉमन साइज स्टेटमेंट। हमने कॉमन साइज स्टेटमेंट को भी कंसिडर किया, किस तरीके से कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाते हैं। इसमें जनरली हम टोटल एसेट्स, टोटल लायबिलिटीज़, या फिर हम कह सकते हैं टोटल सेल्स को 100 का सपोज कर लेते हैं, और बाकी जो रेस्ट जितने भी रिस्पेक्टिव आइटम्स होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज बैलेंस शीट के, उन सबको अकॉर्डिंग टू 100 हम डिवाइड कर देते हैं, कितना परसेंटेज हमने यूज़ किया किस पोर्शन में, तो हमें उतना पर्टिकुलर 100 आउटपुट मिला, एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट हम कॉमन साइज प्रिपेयर करते हैं। वी हैव टू प्रिपेयर सेपरेट कॉमन साइज स्टेटमेंट फॉर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एज वेल एज फॉर बैलेंस शीट। उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि कंपनी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, और ये बहुत ईजी कंपैरिजन होता है क्योंकि इन रिस्पेक्ट ऑफ 100 वी कैन ईजिली आइडेंटिफाई कि कंपनी किस डायरेक्शन में, कितना कंपनी का एक्सपेंस कैसा हो रहा है, कंपनी कितना अर्न कर रही है। लास्ट वन इज ट्रेंड एनालिसिस। विद द ट्रेंड एनालिसिस विद द ग्राफ इटसेल्फ वी कैन इजीली फाइंड आउट कि कंपनी किस डायरेक्शन में मूव कर रही है, कंपनी प्रॉफिटेबिलिटी की तरफ मूव कर रही है या कंपनी डाउनवर्ड की तरफ मूव कर रही है, कंपनी का जो भी हम कह सकते हैं कि स्टेज है बिजनेस का वो कौन सा स्टेज है, और आगे के टाइम में और ये स्टेज किस तरीके से मूव करेगा। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस इज लिमिटेशंस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जनरली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में पढ़ लिए, क्या होता है, कैसे होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ लिए। अब फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस की क्या लिमिटेशंस होते हैं। जनरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का बहुत मेजर रिस्पॉन्स जो कह सकते हैं लिमिटेशन की तरह एक काम करता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बहुत स्ट्रॉन्ग हो सकती है, बट कई बार ऐसा होता है कि वो एक्चुअल में फाइनेंशियल जो पोजीशन होती है ऑर्गेनाइजेशन की, वो फ्यूचर में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हमें बता रही है वो उस तरीके की नहीं होती। इट मे बी पॉसिबल कि वो कहीं ना कहीं अलग हो, कहीं ना कहीं वो उससे डिफरेंट हो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस माइट लुक गुड बट देयर मे बी अदर फैक्टर्स दैट कैन कॉज एन ऑर्गेनाइजेशन टू कोलैप्स। जनरली ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स भी होते हैं जो नॉन मॉनेटरी होते हैं और वो भी ऑर्गेनाइजेशन को कहीं ना कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं। अब लेट अस सपोज कि ऑर्गेनाइजेशन में अगर किसी डायरेक्टर की डेथ हो गई या किसी डायरेक्टर ने छोड़ दिया, वो डायरेक्टर बहुत ही अच्छी गुडविल रखता था मार्केट में, उसकी मार्केट में बहुत ही अच्छी इमेज थी, उसके कारण कंपनी में बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे, कंपनी की मार्केट में अच्छी इमेज थी और वो जो भी कंपनी प्रोडक्ट बनाती थी उसकी भी मार्केट में अच्छी इमेज थी। बट डायरेक्टर के छोड़े डायरेक्टर के डेथ के साथ सडनली उसका डिमांड मार्केट में डिक्रीज़ होता है, तो नेचुरली उसका प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं डिक्रीज़ होगा। तो हमने जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस के बेसिस पे कंपनी के आने वाले फ्यूचर को प्रेडिक्ट किया था वो प्रेडिक्शन कहीं ना कहीं हमारा गलत हो जाएगा। तो इसलिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस जो है एक ऐसा एनालिसिस है जो कि हमको एक बेस तो प्रोवाइड करता है, बट वी कैन नॉट फुल्ली रिलाई ऑन दैट बेस, क्योंकि फ्यूचर इज़ अनसर्टन और फ्यूचर में कुछ भी कंडीशंस, कुछ भी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस इज़ ओनली अ मीन, एक हमारे पास बेस है, एक हमें रास्ता देता है कि हम इसके बेसिस पे कंपनी के स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। लेकिन हम इसके बेसिस पे जो भी हमने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस आइडेंटिफाई किए हैं वो एकदम सही है और उस पर हम कंप्लीटली रिलाई कर सकते हैं, ऐसा कहीं भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के किसी भी स्टेटमेंट में क्लैरिफाई नहीं किया जाता है। इग्नोर्स द प्राइस लेवल चेंज। जनरली हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करते समय जो भी हम एक मेजर कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं, मतलब जो भी हमने जिस एसेट्स को जिस प्राइस पे एक्वायर किया था हम उसी प्राइस को नोट डाउन करते हैं। तो मतलब इसमें जो भी प्राइस में चेंजेस हो रहे हैं, जो भी हमारे एसेट्स के प्राइस में इंक्रीज़ और डिक्रीज़ हो रहा है उसको हम कंसिडर जनरली नहीं करते, और इंक्रीज़ को हम बिल्कुल कंसिडर नहीं करते हैं।
डिक्रीज़ को मे बी हम डेप्रिसिएशन के थ्रू दिखाते हैं, बट इंक्रीज़ को भी नेवर कंसिडर। तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है, और जनरली एसेट्स की वैल्यू बहुत सारे टाइम पे ऐसे होता है कि वो इंक्रीज़ ही होती है ऑटोमेटिकली, तो इसलिए हम प्राइस लेवल चेंज को इग्नोर करते हैं। तो कई बार फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एनालिसिस हमको एक्चुअल आउटकम नहीं देती जो हमने उनसे एक्सपेक्ट किया था। नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर इसेंशियली इंटरिम रिपोर्ट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो एक इंटरिम रिपोर्ट हैं, तो ये वो रिपोर्ट हैं जो जिस पे हम एक पॉइंट ऑफ टाइम के लिए कह सकते हैं कि हम रिलाई कर सकते हैं, बट ये हम ऑर्गेनाइजेशन से लिए होते हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि देयर मे बी सम चेंजेस, देयर मे बी सम लूप होल्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और हम उसके बेसिस पे अगर एनालिसिस करेंगे तो हम कह सकते हैं कि वो एनालिसिस हमारी एक्चुअल आउटकम, एक्चुअल हमारी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन को प्रिवेल नहीं करेंगे। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि हमको फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस से जो हमने रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था वो एक्सपेक्टेड तक पहुंचने में कहीं ना कहीं हमको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बिकॉज जो कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस है वो बहुत रिजिड होते हैं, और उनको फॉलो करने के कारण कंपनीज़ को बहुत सारी चीज़ों को नेग्लेक्ट करना होता है। नेक्स्ट वन इज़ इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनल जजमेंट। जनरली जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट की एनालिसिस करते हैं वो कहीं ना कहीं जो पर्सन होता है उसके खुद के परसेप्शन पे भी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं, तो मे बी पॉसिबल कि उसका जो परसेप्शन होगा वो उसके रिपोर्ट में आउटकम होके आएगा। तो जो हमारी एनालिसिस होगी वो कहीं ना कहीं उस पर्टिकुलर पर्सन का उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या इंटेंशन है, क्या उसका अपना देखने का नज़रिया, वो भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है, एंड इट बिकम अ बिग लिमिटेशन फॉर द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। देन नेक्स्ट एंड द वी कैन से लास्ट वन इज डिस्क्लोजर ऑफ ओनली मॉनिटरी फैक्ट्स। चूँकि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का जो बेस लेते हैं वो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होते हैं, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ हम मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स को ही नोट डाउन करते हैं, मतलब वो ट्रांजेक्शन जो कि हम मनी के टर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बिजनेस के, सिर्फ उन्हीं को ही हम अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में लिखते हैं। तो इसलिए हमें कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस है वो नॉन मॉनिटरी फैक्ट्स को नेग्लेक्ट करता है, और चूँकि नॉन मॉनिटरी फैक्ट्स भी इक्वली वैल्यूएबल होते हैं, तो इसलिए हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस को कम्प्लीटली रिलाई नहीं कर सकते हैं जस्ट बिकॉज नेग्लिजेंस ऑफ नॉन मॉनिटरी ट्रांजेक्शन्स। दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो। आज की वीडियो में हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के सारे टूल्स एंड टेक्निक्स जो कि जनरली बैंकर्स, जनरली फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट्स यूज़ करते हैं फॉर एनालाइजिंग द कंपनीज स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, फॉर एनालाइजिंग द कंपनीज फाइनेंशियल position. If you have any doubt, any query related with this topic, please write in comment. Till then, take care. Goodbye. Thanks for watching.